बच्चों, I hope you all are doing very well. I am very excited to start another session of our backbencher series, specially curated for our lovely ICSC students. भाई बात कर रहे हैं हम लोग मशीन्स की, वही चीज जो पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. चैप्टर लंबा जरूर है भाई, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है. इफ यू गेट टू discovers the basics of the machines, पुलिस, टैकल सिस्टम्स, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम्स, और संग में अगर हम लोग बात करें उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स की, इसमें लीवर 1, लीवर 2, लीवर 3 पढ़ेंगे हम लोग. वो सारे जब आप बेसिक्स पढ़ोगे यार, तो आपको बहुत ही एक इंसाइट मिलेगा इस चैप्टर का. एंड इफ यू हैव एनी इंटरेस्ट इन मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, कार, मोटर, how machine works, you are going to fascinated by this chapter, and I'll try to develop the same part in the shortest period of time. क्योंकि भाई वन शॉट बना रहे हैं, टाइम कम है, लेकिन क्यूरोसिटी नहीं छोड़नी है अपने को, फील और कनेक्ट बनाए रखना है. एंड तक देखेंगे वीडियो को, मेक श्योर करेंगे नोट्स अपने बनाते हुए चलें, पेन एंड कॉपी साथ में लेके बैठे, क्योंकि फॉर्मुलाज बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्मुलाज से मिल रहे होंगे, हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन थ्योरी को बहुत अच्छे से करना होगा. थ्योरी स्ट्रांग होगी तो चैप्टर स्ट्रांग अपने आप हो जाएगा. टाइम कम है, इसीलिए ज्ञान कम और काम की बातें ज्यादा, और बीच में हंसी मजाक चलता ही रहेगा एज ऑलवेज. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, फ्रॉम द बिगिनिंग. व्हाट इज मशीन? बिल्कुल सही कहा था भाई हमारे रणछोड़ दास चांचड़ जी ने, दैट एनीथिंग विच कैन रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट्स, जो हमारा काम आसान बनाए, वो एक मशीन है. बिल्कुल ये बात सही है. आप मैं कहता हूं आप इसी को फॉलो करिए, क्योंकि दैट इज हाउ वी डिफाइन द मशीन इन जनरल. और आपके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बिल्कुल सही है. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और डेप्थ में और मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ मशीन्स पढ़ना पड़ता है, तो उनके लिए डेफिनेशन कैन चेंज. आपके लिए दैट्स द ओनली डेफिनेशन. अभी For now onwards, we are going to stick to the basics of it. Now, दो चीजों को पहले पढ़नी चाहिए कि मशीन में दो काम होते हैं. देखिए बात करो, हम लोग कुएं से पानी निकाल रहे हैं, राइट? कुएं से पानी निकाल रहे हैं, तो कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो एक बकेट में पानी भरा होगा और एक तरह से हम लोग खींच रहे होंगे. तो एक तो है हमारा एफर्ट, जहां से हम लोग खींच रहे हैं, दैट इज द एफर्ट जो हम लोग लगा रहे हैं, और एक वो मास जिसपे हम लोग लगा रहे हैं, तो वो हमारे लिए लोड. तो दो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, लोड या फिर एफर्ट. या फिर सिंपली हमने सीसॉ देखा हुआ है, राइट? जैसे यहाँ पे फॉर वेरी सिंपल एग्जांपल, यहाँ पे जरा एक एग्जांपल देखो क्या हो रहा है. सर गाजर कट रही है, गाजर कट रही है. सर क्या गाजर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, जिसकी वजह से वो सॉलिड शेप में है? हाँ जी सर, सॉलिड शेप में है. उसको काटने के लिए एफर्ट लगाया जा रहा है. हाँ जी सर, तो वो गाजर हो गई हमारे लोड, और हम लगा रहे हैं उस पर एफर्ट. सिमिलरली जब सीसॉ खेलते हैं दोस्तों के साथ, तो अगर आप अपने दोस्त को ऊपर उठा रहे हो तो वो क्या हो गया, लोड, और आप नीचे आ रहे हो तो आप हो गए, आप लगा रहे हो एफर्ट. तो ये बेसिक दो चीजें हैं, लोड और एफर्ट. लोड क्या है सर? लोड वो है, इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मशीन ऑन द बॉडी टू विच द वर्क इज टू बी डन. जिसपे हमें काम करना है, जिसपे हमें काम करना है, जिसपे हमें काम करना है, दैट इज लोड फॉर अस, दैट इज लोड फॉर अस. क्या बोला मैंने? लोड इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मशीन ऑन द बॉडी ऑन विच द वर्क इज नीड टू बी डन. जिसपे हमें काम करना है, हमारे लिए वो क्या है, वो लोड है. और जितना हमें काम करना है, जो हमें मशीन जो काम कर रही है, द एफर्ट इज द फोर्स. दिस इज अगेन अ फोर्स, बोथ आर द फोर्सेस. लोड भी एक फोर्स है, एफर्ट भी एक फोर्स है, और ये क्या है, अप्लाइड टू अ मशीन टू डू द मैकेनिकल वर्क. जो काम करेगा वो एफर्ट, जिस पे काम करेगा वो लोड. ये दो बातें आपको आनी चाहिए, क्योंकि बाकी पूरा चैप्टर इन बेसिक्स पे डिपेंडेंट है. क्या बोला मैंने? एक लोड और एक एफर्ट. लोड वो जिस पे काम हो रहा होगा, और जो उसके लिए काम कर रहा होगा वो हमारा एफर्ट. जो उसको उठा रहा होगा, खींच रहा होगा, कट कर रहा होगा, वो हमारा एफर्ट. ओके सर, ये बात समझ आ गई. जैसे इसका एग्जाम्पल देख रहे हो. अब भाई साहब, अगर इन दीदी की बात करें, तो दीदी जी भैया जी पे फोर्स लगा रही हैं. भैया जी उठ खड़े हुए, भैया जी हमारे ऊपर जा रहे हैं, दीदी जी नीचे आ रही हैं. तो दीदी के लिए, दीदी क्या है सर? दीदी तो एफर्ट है, दीदी एफर्ट लगा रही हैं, और जो ये मास है जिसपे ये फोर्स लग रहा है, दैट इज लोड इन दिस सिनेरियो. भैया के लिए अलग केस होगा. अब भैया इस पे फोर्स लगाएंगे तो दीदी लोड बन जाएंगी. दीदी लोड है, वो वाला लोड नहीं है. ठीक है, दिस इज नॉट द जिंदगी का भार ना, दिस इज द भार दैट द बॉय हैज टू ब्रिंग अप इन ऑर्डर टू पुट द एफर्ट. और एफर्ट पुट करेगा तो वो लोड अपने आप ऊपर आ जाएगा. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर आपको लोड और एफर्ट के एग्जांपल मिल रहे हैं? हाँ जी सर मिल रहे हैं. भाई साहब
इस लोड पे कितना एफर्ट लगाया जा रहा है, देख रहे हो तो देख रहे हो उसकी कहाँ बाहर निकले आ रही है। भैया क्या करेंगे, भैया बाइसेप मार रहे हैं, आगे ना, आई थिंक दिस इज शोल्डर, दिस इज नॉट बाइसेप, दिस इज शोल्डर, दिस इज शोल्डर, दिस इज चेस्ट यार। when you do this exercise, you are doing what, you are uplifting these masses are being loaded, and the bhaiya ji is applying the effort, the muscle builder, okay, to make the chest. Okay, machine help us to, I'm not a very frequently gym person, so that's what, but later I realized that this is not, is not the case of bicep or tricep or any of other muscles. The work is being done on the chest, right? Okay, am I right? Comment down if I am right. Okay, machines क्या करने की हेल्प करती है सर, हमारे डेली टास्क को अच्छा करने के लिए हेल्प करती है, उसको बेटर करने के लिए हेल्प करती है। जैसे कि लिए फंक्शन और यूजेस क्या है सिंपल मशीन के, चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट टू द कन्वीनियंट पॉइंट। जैसे कि यार एक पेचकस की हेल्प से हम वहां से उस पे एफर्ट लगा सकते हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट पॉइंट हो, थोड़ा दूर वाला पॉइंट। क्योंकि आपको पता है कि टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस बढ़ती है उतना टॉर्क बढ़ता है। दैट इज व्हाई ऑल द मैकेनिक्स यूज बड़े बड़े जितने भी इक्विपमेंट है, चाहे वो पेचकस हो, रिंचेस हो, दे ऑल यूज इन बिग लेंथ। व्हाई? क्योंकि जितनी लंबी लेंथ होगी उतना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इजी हो जाएगा हमारे लिए, राइट? तो चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सेकंड इज चेंज द डायरेक्शन। जैसे अभी प्लायर है, अभी प्लायर का काम देखो दोबारा से, क्या हम उस पे फोर्स ऐसे लगा रहे होते हैं और उसको बाइंड कर रहा होता है, प्लायर कट भी कर सकता है, हाँ कि ना? ओके, इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट्स टू द कन्वीनियंट पॉइंट एंड for obtaining the gain in speed, or there are many purposes, but there are 5 to 6 purposes that you should be knowing. पहला क्या था भाई, दोबारा देख लो एक बार। The first is changing the point of application, second is changing the direction of the point of application to the convenient point, third is gaining the speed, fourth is lifting the heavy objects। भाई क्या काम करती है पुलिस help us to lift the heavy object। ओके, मशीन को थोड़ा बेसिक से आ जाते हैं। कैन बी डिफाइंड as a device by which we can either overcome a large resistive force, ठीक है, at some point by applying the small force। कम फोर्स लगाओ, ज्यादा वर्क हो, सर यही तो चाहते हैं हम लोग, कम एफर्ट में अच्छा रिजल्ट। अब देखो इसके लिए एक काम करेगा आपके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस, योर मशीन, राइट? बट इन द जनरल मैकेनिक्स दिस इज नॉट अ मशीन। यहाँ पे हमारी मशीन की बात कर रहे हैं हम लोग फोर्स लगाएं और ज्यादा काम हो जाए, मतलब हम लोग ज्यादा ना खींचे, ज्यादा ना तंग हो, ज्यादा परेशान ना हो, हम लोग कम काम करें लेकिन एक्चुअली वर्क ज्यादा हो जाए। दैट इज व्हाट इज अ वर्क ऑफ अ मशीन। और एफर्ट एट अ कन्वीनियंट पॉइंट इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन, जैसा हम चाहें उस पॉइंट पे और जिस डायरेक्शन में हम चाहें वैसा अगर हो जाए तो हम लोग गेन इन स्पीड हो सकता, विच कैन ऑब्टेन हम गेन इन स्पीड। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये सारे ही मशीन के एग्जाम्पल हैं, चाहे वो एक इंक्लाइन प्लेन हो या फिर वो व्हील एंड एक्सेल हो, चाहे वो पुली हो, स्क्रू हो, वेज हो, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द मशीन। अभी दो चीज समझना बहुत जरूरी है, पहले एक मैकेनिकल एडवांटेज और दूसरा वेलोसिटी रेशियो। अगर आपको मशीन की स्टडी करनी है तो दिस आर वेरी बेसिक कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, सर हमको क्या ऐसा एडवांटेज मिल रहा है उस मशीन को यूज करने का और वो किस वैल्यूज में है। वो वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो मशीन को 3 कैटेगरी में बांटा भी जाएगा, उसको भी देख लेंगे हम लोग। लेकिन पहले देखते हैं व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब मशीन से हमें एडवांटेज क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, हाउ वी डिफाइन इट। सर अगर हम लोग लोड को एफर्ट से डिवाइड कर दें, वी डिवाइड द लोड बाय एफर्ट, वी गेट a relation that is of mechanical advantage और MA। ध्यान से देखो सर, ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, लोड अपॉन एफर्ट, कितना हम लोग वर्क फोर्स लगा रहे हैं, अगर उसको हम लोग जिस पे वर्क लगा रहे हैं उससे डिवाइड कर दें, लोड अपॉन एफर्ट कर दें, तो वील गेट टू नो कि व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। कहने का मतलब क्या है, देखो जितना एफर्ट कम लगेगा, अरे सर एफर्ट कम लगाएं, काम ज्यादा हो जाए तो मतलब मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा। इफ यू सी मैकेनिकल एडवांटेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट, मतलब अगर एफर्ट कम लगेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज अच्छा होगा, मतलब मशीन हमारे लिए ज्यादा अच्छा वर्क कर पाएगी, ज्यादा अच्छा इफिशिएंट होगी, वो बोल सकते हैं हम लोग। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और ध्यान से देखो तो भाई यहाँ भी फोर्स न्यूटन में है, यहाँ भी फोर्स न्यूटन में है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। दैट इज व्हाई देयर इज नो यूनिट, यू कैन सी देयर इज नो यूनिट फॉर द मैकेनिकल एडवांटेज बिकॉज बोथ आर सेम वैल्यूज, राइट? ओके, अब 3 कंडीशंस कौन कौन सी होंगी सर? कंडीशन नंबर 1, या तो MA आ जाए 1 से बड़ा। 1 से बड़ा बोलने का मतलब है सर ये वैल्यू छोटी हो, एफर्ट कम लग रहा हो, लोड ज्यादा हो, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। सर यही तो चाहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग
effort needed is less than the load and this is the category, अभी पढ़ेंगे किस कैटेगरी के अंदर आता है. Then we have less than 1 मतलब effort needed is greater than the load. अब हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा भाई इस केस में. That is what is not helping us to ease the force, right? But this has some other advantage. वो भी देख लेंगे what is the advantage here. Even all the three cases has the advantage. पहला कौन सा था, greater than 1, दूसरा कौन सा था, less than 1, और तीसरा कौन सा है, equal to the 1. ये कब होगा, तो दोनों बराबर होंगे तो कट जाएंगे. ऊपर नीचे जब लोड और एफर्ट इक्वल होंगे, लेट्स से 5 एफर्ट है 5 लोड है, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर इज 1. अदरवाइज प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमारे आ जाएंगे ग्रेटर देन और लेस देन 1 वाले केस. ओके सर, अभी अगर हमारे पास एक मशीन है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, सर आपने कहा था ग्रेटर देन 1 हो सकता है, हाँ जी सर, ग्रेटर देन 1 है. ग्रेटर देन 1 मतलब है, उसको बोलते हैं हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर. इट विल गोइंग टू हेल्प अस टू ईज द फोर्स. हम कम फोर्स लगाएंगे, वो ज्यादा अप्लाई कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर. दोबारा से, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 इज फोर्स मल्टीप्लायर. तो दूसरा क्या था, अगर लेस देन 1 है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, मैंने कहा था ना एडवांटेज सबके हैं भाई, ज्यादा वाला था. देखो नोट्स बनाते हो इसलिए कह रहा हूं मैं, कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को. अपन ने कहा मैकेनिकल एडवांटेज क्या, लोड अपॉन एफर्ट. एफर्ट नीचे से जितना कम लगे उतना अच्छा, लोड ज्यादा दे दो हमको, हम एफर्ट कम लगाएंगे, तब हमारा बढ़िया बढ़िया काम इजी से हो जाएगा. अच्छा, तीन तरह के होगा सर, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू. ग्रेटर देन 1 बोले तो फोर्स मल्टीप्लायर, लेस देन 1 बोले तो स्पीड में गेन इन स्पीड मल्टीप्लायर बोल सकते हो आप इसको. फोर्स मल्टीप्लायर ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, गेन इन स्पीड. मतलब सर हम लोग फोर्स तो लगाएंगे ज्यादा, लेकिन हमें स्पीड जल्दी मिलेगी, जल्दी काम हो पाएगा. देखा होगा कन्वेयर बेल्ट बहुत फोर्स लगाती हैं, बट इज द मोशन हमें स्पीड में गेन कर देती हैं, हाँ कि ना, गेन इन स्पीड. ओके, थर्ड इज व्हाट इफ दे बोथ आर इक्वल. दोनों इक्वल मतलब अगर लोड और एफर्ट दोनों बराबर हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा 1, और अगर वो 1 हो गया तो हमें क्या हेल्प मिलेगी सर, वो हो जाएगा चेंज इन डायरेक्शन. दैट इज there is no gain in force or the speed, but it is used to change the direction of the effort. For the example, sir, force multiplier, gain in speed, change in the direction. Okay sir, एक और important बात हमारे लिए, velocity ratio. velocity ratio मतलब सर हमारे पास जो मशीन वर्क कर रही है, व्हाट इज देयर वेलोसिटी रेशियो. मतलब कहने का है कि वेलोसिटी का क्या रिलेशन है हमारे एफर्ट और लोड के संग, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी रेशियो. नाम में ही रेशियो आ रहा है, कहने का मतलब होगा कि सर वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड. दोबारा से सर, वो लोड अपॉन एफर्ट था. मैकेनिकल एडवांटेज जो था ये लोड अपॉन एफर्ट था, लेकिन सर ये तो एफर्ट में आ रहा है भाई, इसको तो सर एफर्ट वाला पार्ट ऊपर है. हाँ बच्चों, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, ध्यान से उल्टा है भाई, कंफ्यूज ना हो ना. वेलोसिटी ऑफ एफर्ट ऊपर और वेलोसिटी ऑफ लोड नीचे, मतलब वी ई अपॉन वी एल. हाँ जी बच्चों, दैट इज व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो. वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, एफर्ट की क्या वेलोसिटी है और लोड की क्या वेलोसिटी है, उससे डिफाइन करेंगे हम लोग हमारा वेलोसिटी रेशियो. कोई यूनिट होगी तो यूनिट यहाँ भी नहीं होगी, दोनों वेलोसिटी ही तो है, यूनिट क्यों ही होगी मेरे बच्चों, कट जाने वाली है. सर निकालेंगे कैसे, अगर इसका रिलेशन निकालना हो और ईज करना हो या फिर इसको और इजिली डिफाइन करना हो, तो जरा पहले एक बात समझ लो. मान लो एक कोई सीसो वाला केस है, ठीक है. मान लो यहां से ये फिक्स है, जो फिक्स पॉइंट होता है, वैसे बताया थोड़ा हिंट कर देता हूं मैं आपको, जो फिक्स पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग फलक्रम. क्या बोलते हैं भाई, फलक्रम. मतलब जहां से वो फिक्स है दैट इज कॉल्ड एज फलक्रम. मतलब यहां से सर रिजिड पॉइंट है, जैसे कि मान लो ये पेन मैंने यहां से पकड़ा तो ये क्या हो गया, मेरा फलक्रम हो गया. अब मैं जहां पे इससे फोर्स लगा रहा हूं, मानो यहां से इसमें फोर्स लगा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, एफर्ट. और ये उठ रहा है तो ये लोड. मान लो अगर ये रिमोट यहाँ रखा होता तो ये उठ रहा होता तो ये लोड हो जाता, और ये मेरा क्या होता सर, ये मेरा एफर्ट हो जाता. तो सर फलक्रम से मान लेते हैं एक तरफ हमारे पास, इधर मैं लगा रहा हूं एफर्ट और इधर लग रहा था लोड. तो सर एफर्ट और लोड की डिस्टेंस है सर फलक्रम से, हाँ की ना. तो ये मेरा क्या हो गया सर, ये मेरा हो गया डिस्टेंस ऑफ एफर्ट और ये मेरा हो गया डिस्टेंस ऑफ लोड. ये बात समझना बहुत जरूरी है आपके लिए. जो लोड की फलक्रम से डिस्टेंस है, फलक्रम से रिजिड पॉइंट से, यार ये हम लोग ने ध्यान करो, ये हम लोग पढ़ते आए हैं उधर अपने टॉर्क वाले में चैप्टर में, पहले चैप्टर में पढ़ के आए हम लोग, फोर्स वाले चैप्टर में. ये तो ये भूलना नहीं है. वहां पे हम लोगों ने क्लॉकवाइज मोशन, एंटी क्लॉकवाइज मोशन, टॉर्क को बैलेंस और प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क भी पढ़ा था हम लोगों ने, याद होगा आपको. वो सब यहाँ पर काम आने वाला है. ऑल द चैप्टर दैट यू हैव स्टडीड अर्लियर इज गोइंग टू हेल्प यू फर्दर
पुराने वाले चैप्टर से आगे आपको हेल्प और हिंट मिलती रहेगी। तो बी परसिस्टेंस की पुराना वाला भी पढ़ते रहें, आगे वाला भी पढ़ते रहें, और आगे वालों में पुराने वाले के एप्लीकेशन ढूंढते रहें, अप्लाई करते रहें और रिवाइज रिकॉल भी करते रहें, अदरवाइज घाटा हो जाएगा भाई। डीई और डीएल, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आर्म, डिस्टेंस ऑफ लोड आर्म बोलते हैं इसको। डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आर्म का कितना डिस्टेंस है फलक्रम से, और लोड आर्म का कितना डिस्टेंस है फलक्रम से, इनको डीई और डीएल नाम से जानेंगे बस। सर सर वेलोसिटी का सर एक फॉर्मूला तो पढ़ा था यार। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर वही करना है। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है सर, जो लेंथ है। अब लोड के लिए निकालोगे तो लोड की लेंथ डीएल और अपॉन टी, और अगर एफर्ट के निकालोगे तो एफर्ट अपॉन टी, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन टी। सर हमने क्या निकालना है, सर हमें तो वेलोसिटी रेशियो निकालना है। तो वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा सर, कैसे, ये कैसे आया सर, ये कैसे आया, देखो ध्यान से, ये कैसे आया, एक बार इसको देख लो। हमने कहा था वेलोसिटी रेशियो तो था हमारा वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। सर वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या है सर, डीई अपॉन डी टी, डीई अपॉन टी। सर वेलोसिटी ऑफ लोड क्या है, लोड 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 लोड, डी एल अपॉन टी। सर टी से टी मर जाएगा तो क्या बचेगा, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आर्म अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड आर्म, दैट इज व्हाट इज गिव अस गोइंग टू गिव अस द वेलोसिटी रेशियो। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग डीई अपॉन डीएल से, बहुत बढ़िया। चलो एक बात लिखी हुई थी, ऑल्सो डिफाइंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। यूनिट बच्चों यहाँ पे इसकी नहीं होने वाली है क्योंकि पहले भी नहीं थी। अब इसके भी 3 केस आएंगे। कब कब सर, जब हमारे पास वी आर की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी तो उससे वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर वी आर की तो स्पीड मल्टीप्लायर, और अगर वी आर इक्वल टू 1 है तो चेंज इन डायरेक्शन। तीनों केस हमारे पास वो तो वही रहेंगे, ठीक है। वी आर, इसीलिए इसको फॉर्मूले में चेंजेस देख पा रहे हो क्योंकि हम लोग ने इसको कॉन्सेप्ट पे सेम रखा है बच्चों। हाउ इट इज बीन डिजाइन इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट एंड रियलिस्टिक एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं कि खुद से बनाए, ये सारे ऑब्जर्वेशन से क्रिएट करे गए। वेलोसिटी रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है तो फोर्स मल्टीप्लायर, लेस देन 1 है तो गेन इन स्पीड या फिर स्पीड मल्टीप्लायर, और इक्वल टू 1 तो चेंज इन डायरेक्शन का वर्क कर रहा होगा। समझ गए सर ये बात हम लोग। यूनिट बच्चों यहाँ भी नहीं होगी हमारी, ठीक है। इफिशियंसी क्या होती है, अच्छा एक बात और, एक्चुअली में क्योंकि यहाँ पे टॉपिक ज्यादा हैं तो मैं क्वेश्चंस इसमें नहीं ले पाया हूँ, इसीलिए अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, विच आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। उसके लिए एक काम करना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक अलग से लिंक दे रहा हूँ। 1 घंटे का वीडियो है, 20 क्वेश्चंस हैं, पहले पढ़ाए थे मैंने आपको, और बहुत ही शानदार वीडियो। आई डू नॉट रिक्वायर इट टू मेक इट अगेन क्योंकि वो इतना बढ़िया पहले से बना हुआ है, इतने अच्छे क्वेश्चंस तो लाए हैं मैंने कि मैं आपको दोबारा से उसमें क्या ही मॉडिफाई करूं, मैं यही सोच रहा था। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे इसमें क्वेश्चन पुट ही नहीं करे। आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियो टू बी मोर कन्वीनियंट ऑन द थ्योरी साइड, क्योंकि थ्योरी से अगर मैं एक बार स्ट्रॉन्ग कर ली तो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाना अपने लिए बहुत ईजी है। लेकिन क्योंकि 5 to 7 मार्क कम से कम होल्ड करता है चैप्टर, इवन 8 to 9 ही पहुंच सकता है टू द बेस्ट सिनेरियो पॉसिबल। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि भाई 2-3 न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस भी रहते हैं, तो 1-2 तो पक्का पक्का है ही, 3 भी आ सकते हैं। और अगर ये 2-3 न्यूमेरिकल्स अगर फंस गए भाई तो खेल बदल देंगे पूरे पेपर का, अगर पूरे तैयार होके गए तो। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वो वीडियो देख लेना डिस्क्रिप्शन में जाके, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बिकॉज आई डू नॉट वांट कि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो, बट आई ऑल्सो वांट कि मैंने जो पढ़ाया हुआ है आप उससे लर्निंग ले लें, न्यूमेरिकल के पार्ट से। बाकी थ्योरी वाला पार्ट तो मैं को बहुत अच्छे से पढ़ा ही रहा हूँ यहाँ पे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर आ गया होगा क्या क्या पढ़ लिया हम लोग ने। सर हम लोग ने पहले तो मशीन के बारे में पढ़ा था, एनीथिंग विच मेक आर वर्क इजी इज कॉल्ड मशीन। 2 हम लोग ने अभी उसके मेन कॉज देखे, चीज देखी उसमें, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो। सर मैकेनिकल लोड अपॉन एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो देखा हमने वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, या फिर डीई अपॉन डीएल, दोनों की यूनिट नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ग्रेटर देन 1 होगा इन दोनों में तो उसको फोर्स मल्टीप्लायर बोलेंगे, लेस देन 1 होगा तो उसको स्पीड मल्टीप्लायर बोलेंगे, और इक्वल्स टू 1 होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे चेंज इन डायरेक्शन। आई थिंक यहां तक बातें क्लियर है, रिकॉल भी हो गई। पढ़ा ऐसे ही जाता है, आगे पढ़ो, पहले उत्तर रिवाइज करो, फिर आगे जाओ, फिर उसको रिवाइज करो, उसके बाद से क्वेश्चन लगा लो, न्यूमेरिकल लगा लो, जिससे कि और सॉलिडिफाई करता जाओ। और अगर पीवाईक्यू और लग गए तो वाह वाह, सोने पे सुहागा, क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलो इफिशियंसी पे चलते हैं। सर व्हाट इज इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी मतलब कहने, बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करते हैं हम लोग, ठीक है, बिल्कुल एकदम लेमन टर्म्स इफिशियंसी के बारे में बात होगी। इफिशियंसी हमारी कार्य करने
कि जो इनपुट और आउटपुट है, जैसे कि मान लो हाउ इफिशिएंट आर यू, मतलब हाउ फास्ट और इजीली यू कैन डू सम वर्क, दैट इज योर इफिशियंसी, राइट। या फिर आप कितना काम कितने इनपुट में कर सकते हो, जैसे कि a camel can walk across all long without having much of the food or water, हाँ कि ना, whereas human will be needing more of the food on the side and the drinks in order to cover the same distances, because animals have their different instinct, we have our distinct instinct, we have our own metabolism system, they have their own metabolism system. Similarly a machine, क्योंकि मैं आपको यहाँ से relevant example दे रहा था, एक मशीन के बारे में बात करो, जैसे let's take example of Lambo and संग में हम बात करते हैं एक एक्टिवा की, ठीक है, स्कूटी की। तो अब एक लैम्बोर्गिनी और एक्टिवा में क्या डिफरेंस है? सर, लैम्बोर्गिनी हैज वेरी मच पावर इनटू इट, एक एक्टिवा हैज लेस पावर। एक्टिवा को 0 से 100 जाने में बेटा कितने मिनट लग जाएंगे पता नहीं चलेगा, और लेम्बो कैन अचीव दिस इन फ्यू सेकेंड्स, इन जस्ट इनिशियल 5-10 सेकेंड्स वो गेन कर लेगी। तो क्या यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर है? यहाँ पे कम पावर है, लेकिन जितनी यहाँ पे पावर जनरेट हो रही है उतनी यहाँ पर फ्यूल कंजम्पशन भी है। लेकिन एक्टिवा में फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम है, 40 का एवरेज देती है, हाँ की ना। तो दैट इज वाई व्हाट इज मोर इफिशियंट, अभी उसको डिफाइन करते हैं। अभी आई थिंक इफिशियंसी समझ गए आप लोग ना। इफिशियंसी इज व्हाट सर, वर्क डन on the machine by the effort is called work input, मतलब बेसिकली किसी भी मशीन में क्या काम दिया गया उसको, दैट इज कॉल्ड वर्क इनपुट, वर्क डन ऑन द मशीन। जो मशीन पे कार्य हुआ है वो हमारा इनपुट है, और जो मशीन ने कार्य करा है वर्क डन बाय द मशीन ऑन लोड, जो मशीन ने कार्य करा वो हमारा लोड है। जैसे कि हमने मशीन में पेट्रोल भरवाया, मतलब अपनी कार में पेट्रोल भरवाया और उसके अंदर खूब सारे लोग भर गए, उसने इंजन चला और इंजन ने उन सारे लोग को आगे तक पहुंचाया। तो हमने जो उसको ईंधन दिया, जो एनर्जी उसको दी, ईंधन मतलब जो फॉसिल हमने दिया, पेट्रोल दिया, डीजल दिया, सीएनजी दी, हमने जो उसको फॉसिल दिया वो उसका इनपुट, और जो उसने वर्क करा वो उसका आउटपुट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देम, राइट। तो दैट रेशियो इज व्हाट इज डिफाइंड एज इफिशियंसी। पहले जो दिया गया वो इनपुट, जो लिया गया वो आउटपुट। आउटपुट मतलब कितना वर्क करा गया है, कितना वर्क, कितना लोड हमारे पास है, लोड पे वर्क है, दैट इज आउटपुट। कितना हमारे पास एफर्ट पे है, वर्क डन बाय द एफर्ट इज व्हाट इनपुट। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें हम लोग को मिल जाएगा इफिशियंसी इज अ रेशियो ऑफ यूजफुल वर्क। बहुत सिंपल में इफिशियंसी इज वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। इन आउटपुट अपॉन इनपुट याद रखो बस, ठीक है। कितना हमको मिला, कितना हमने उसको दिया था, दैट्स द ओनली वे। और हमेशा बच्चों इफिशियंसी ना परसेंटेज में होती है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, ठीक है। अभी वही देखो, लिखा हुआ है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट मैंने क्या लिखा था, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इनटू 100, बस बिल्कुल सिंपल सी भाषा में। तो ये हमारी मिल जाएगी हमको इफिशियंसी। इतनी बात समझो बस, ज्यादा ज्ञान लोगे तो हो सकता है परेशान हो जाओ आप। और सर ये क्या बनाया था आपने? सर ये एन बनाइए और इसकी पूंछ को लंबा कर दीजिए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ईटा। ये इसका सिंबल होता है इफिशियंसी का, रिप्रेजेंटेड एज ईटा। वेलोसिटी रेशियो से भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इसको। पहले आप ये टर्म देख लो, क्योंकि यूनिट हमारे पास यहाँ पे भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों सेम चीजों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। चलो, अब ये बात हम लोग कर चुके हैं एक्चुअली में, प्रिंसिपल ऑफ मशीन में ये बात हमने कर ली थी। हमें पता था कि भाई एक हमारे पास होगा फिक्स पॉइंट, एक होगा यहाँ पे से, यहाँ पे मास रखा है तो ये हमारा लोड हो गया। यहाँ से मान लो हम उसको नीचे खींच रहे हैं तो ये हमारा एफर्ट हो गया। अब एफर्ट से जो फलक्रम की डिस्टेंस है, ये फलक्रम हो गया हमारा सॉरी, एफर्ट से जो फलक्रम डिस्टेंस है ये हमारा एफर्ट आर्म हो गया, हाँ की ना, मतलब डिस्टेंस ऑफ एफर्ट, लोड आर्म से जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी है सर, दिस इज डी एल, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ये बात यही बता रहा है हमसे, लोड पॉइंट, एफर्ट पॉइंट, और इन केस अगर हमको इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी निकालनी है तो हमें पता है कि वो होगा वर्क, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो तुरंत आपको टॉर्क याद हो गया होगा, बिल्कुल वही है बच्चों केस, बिल्कुल वही है, ठीक है। देखो ध्यान से, फोर्स दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। अब अगर हम लोग इनपुट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है एफर्ट लगा रहे होंगे, तो एफर्ट और
एफर्ट पॉइंट, एफर्ट डिस्टेंस, ऐसे इनपुट लोड अपॉन आउटपुट, लोड अपॉन लोड पॉइंट हमारा लोड से जो एप्लीकेशन है, मतलब कहने का है सिंपल सिंपल एफर्ट इनटू डिस्टेंस ऑफ एफर्ट, लोड इनटू डिस्टेंस ऑफ लोड, ठीक है। अगर हम लोग इनको डिवाइड कर दें, देखो ध्यान से, आउटपुट मतलब एल डी एल, आउटपुट मतलब एल डी एल, इनपुट मतलब ई डी ई, इनपुट मतलब ई डी ई। तो आप एक चीज आपको दिख रही होगी कि ये दिख रहा है आपको लोड अपॉन एफर्ट, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा होगा लोड अपॉन एफर्ट। सर पढ़ के आए हैं क्या लोड अपॉन एफर्ट को? हाँ जी सर, उसी को बोलते थे मैकेनिकल एडवांटेज। और ये दिख रहा है डी एल अपॉन डीई, डी एल अपॉन डीई तो नहीं पढ़ा हम लोग ने, लेकिन डीई अपॉन डीएल जरूर पढ़ा है। डीई अपॉन डीएल मतलब ये उल्टा लिखा हुआ है किसका, वेलोसिटी रेशियो का, तो ये नीचे आ गया। तो दैट इज व्हाई इफिशिएंसी इज व्हाट, बहुत काम का रिलेशन प्रूव करने को भी आता है। दैट इज व्हाई मैंने प्रूव करा है, प्रूव करने को आता है डिराइव द रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो आप ऐसे ही पूरा डिराइव करोगे। कैसे करोगे? पहले आप एक मशीन लोगे, एफर्ट लोड दिखाओगे, एफर्ट आर्म लोड आर्म दिखाओगे, उसके बाद मशीन के प्रिंसिपल को समझाओगे कि भैया होता क्या है, इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी दोनों आपस में रहेंगी इफिशियंसी के रेट्स में, आउटपुट अपॉन इनपुट, इफिशियंसी की वैल्यू आपने डाली यहाँ पे इन दोनों के टर्म्स में, दोनों को इक्वेट करा एंड यू गेट द फॉर्मूला एज ma upon vr, as simple as this, and how, that's how you can prove the relation between ma and vr। अब ma अगर हमको निकालना होगा तो हम कह देंगे इट इज व्हाट, ईटा इंटू वी आर, ईटा इंटू वी आर, ईटा मतलब इफिशियंसी इंटू वी आर, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वी आर एंड इफिशियंसी। सर समझ गए यहाँ तक? हाँ जी सर। प्रिंसिपल ऑफ मशीन सर बिल्कुल वही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे चलेगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमारा जो पहले आउटपुट इनपुट था वो आउटपुट के बराबर होगा, मतलब अच्छा। बट एक बात याद रखना कि कोई मशीन ऐसी नहीं है जिसकी इफिशियंसी एक या फिर एक से ज्यादा हो जाए। सर क्या कह रहे हैं आप ये? सर ऐसा हो सकता है क्या कि अगर हमको एक गाड़ी 40 का एवरेज देती है तो हमको 100 का एवरेज दे दे? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। इट इज डिजाइंड एज सच कि वो ये काम नहीं कर सकती, उसकी एक लिमिट है, उसको इतना ईंधन रिक्वायर है, फ्यूल रिक्वायर है, उससे ऊपर नहीं जा सकती। सर कहने का मतलब क्या है कि कभी भी जो हमने इनपुट दिया वो ज्यादा ही होगा हमेशा आउटपुट के, आउटपुट कभी ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर हमने जो उसको इनपुट दिया वो हमारे मैकेनिकल वर्क के अलावा भी बहुत सारे वर्क में जा रहा है। क्या गाड़ी जब चल रही है तो क्या हम उसके चलने पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? नहीं। क्या इंजन हीट हो रहा है? हमें नहीं चाहिए वो। क्या साउंड निकल रहा है? हमें नहीं चाहिए वो। तो क्या ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी उसका पार्ट है? हाँ कि ना? ऐसे ही और सिंप्लीफाई करो इसको, वो तो एक बहुत ही एडवांस मशीन है यार जो इंजन है, हम लोग वहां तक जाएंगे ही नहीं। हम लोग तो यहाँ पे सिंपल बेसिक मशीन की बात कर रहे हैं। तो इन ऑल द बेसिक्स मशीन, ऑल द मशीन दैट वी आर स्टडिंग, कहीं पे मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन तो होगा ही नहीं, और वन भी होगा तो एक स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, स्पेसिफिक इंजन्स हैं, स्पेसिफिक प्रोसेस हैं, तभी होगा। लेकिन ऐसा होना भी एक आइडियल मशीन को बोला जाता है कि कभी भी अगर इफिशियंसी ग्रेटर इक्वल टू वन आ गई दैट इज आइडियल मशीन। लेकिन वन से बड़ी तो कभी इफिशियंसी हो ही नहीं सकती। ईटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन वन। सॉरी यार, थोड़ी सी खांसी की दिक्कत चल रही है, मुझे लग रहा है चल नहीं रही है, अभी अभी हो गई है। इट्स टू मच कोल्ड आउटसाइड। और you won't believe at what time I am recording this video. If you can see, it is 4:40 a.m. This is about the time of waking up for many. 4:46 a.m. when I am creating this video for you. This is not my madness. This is just the work that I have right now with me on my plate, and the promises that I have already made with you. तो उसको भी हमें पूरा करना है. That is what we are following right now. Okay. So भाई, क्या मैकेनिकल ग्रेटर देन हो सकता है? नहीं सर, कभी भी ईटा ग्रेटर देन वन नहीं होगा। एक आइडियल मशीन के लिए ईटा की वैल्यू वन हो जाएगी। एक आइडियल मशीन जो होती है भैया, वैसे तो आइडियल इंसान नहीं होता तो मशीन कहाँ से होगी, लेकिन फिर भी हमने कहा अगर एक आइडियल मशीन होती है तो उसके लिए देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन एनी मैनर। ऐसी मशीन प्रैक्टिकली बनाना
मैकेनिकल मशीन पॉसिबल नहीं है। हम लोग जितना भी कोशिश कर लें उसमें लॉस इन एनर्जी होती है किसी ना किसी वे में, चाहे वो फ्रिक्शन के पार्ट से होगी, बॉडी के फ्रिक्शन के पास से होगी, सरफेस के फ्रिक्शन से होगी, एयर के फ्रिक्शन से होगी। देयर आर हंड्रेड ऑफ वेज जिससे मैकेनिकल एनर्जी लूज हो जाएगी और जितना हमको आउटपुट चाहिए उतना पूरा नहीं मिल पाएगा। वर्क आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। ये आइडियल मशीन की बात कर रहे हैं हम लोग बस। आइडियल मशीन की इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल मशीन इज हमेशा ग्रेटर देन या नॉट ग्रेटर देन, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, इट इज 100%। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग एक्चुअल मशीन की जो रियल में एग्जिस्ट करती हैं, वो उनको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल मशीन। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। थोड़ा सा मैं हंसी के मारे परेशान हो गया था। आई एम फीलिंग वेल नाउ। एक्चुअल मशीन की बात करते हैं। इन एक्चुअल मशीन द आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस। मैं कह रहा था ना अभी, जो हमको मिलेगी हमेशा देने से कम होगी, इनपुट से हमेशा कम होगी। मतलब जो आउटपुट है, जो आउटपुट एनर्जी है भैया, जो हमको मिल रही है, वो हमेशा इनपुट से कम होगी। कभी वो आउटपुट ज्यादा हो ही नहीं सकती, बराबर भी नहीं हो सकती है, एज देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस इस ऑपरेशन। ठीक है, जैसे भैया अगर ये इसको खींच रहे हैं तो क्या इस टायर्स में और इस सरफेस से फ्रिक्शन है सर, इस सरफेस में फ्रिक्शन है सर। जब ये इसको इधर खींच रहे हैं तो एयर इसको रोक रही है, एयर का फ्रिक्शन है। हाँ जी, क्या हाँ जी ना सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या ये कंप्लीटली आइडियल है? बिल्कुल नहीं। क्या ये एक्चुअल है? हाँ जी सर एक्चुअल है। हाँ जी सर, देयर लॉस ऑफ एनर्जी। क्या हीट भी जनरेट हो रही होगी टायर के बीच में? क्या साउंड भी क्रिएट हो रहा होगा? क्या हमें चाहिए? नहीं, लेकिन वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। द मूविंग पार्ट इज इट नीदर वेटलेस नॉर स्मूथ और फ्रिक्शनलेस, तो हमारे पास लॉस होगा। स्ट्रिंग इन इट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, वहां पे एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड, तो वहां पे एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। दैट इज व्हाई द लॉस occurs in general। ओके, चलो अब आते हैं भाई इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट पे। पहला वाला पार्ट हो गया मैकेनिकल एडवांटेज, हो गया वीआर, हो गया इफिशियंसी, हो गया और इफिशियंसी के केस हो गए। ठीक है, कि आइडियल कब होगा और एक्चुअल कब होगा। आइडियल कब होगा? जब मशीन का इफिशियंसी 1 हो और इन एक्चुअल वो लेस देन 1 होती है। हमने ये बातें कर ली यहां तक। अब आएगा हमारे पास लिवर और फिर हमारे पास पुली और चैप्टर खत्म। लिवर क्या होते हैं सर? लिवर्स बेसिकली आर द सिंपल मशीन, these are the simple machine which are made up of rigid beam and a fulcrum। रिजिड बीम का मतलब कहने का है कि इट हैज एन एक्सिस जहां पर ये पूरे एप्लीकेशन अप्लाई होते हैं, और उसका एक फलक्रम होता है, मतलब जहां पर वो फिक्स रहता है। जैसे कि ये एक रिजिड बीम हो गई हमारी और ये एक हमारा फलक्रम हो गया जहां पे ये वर्क होगा। सीसो इज बेस्ट एग्जांपल, कि हमने देखा भी है, हमने खेला भी है, हम इसका एक्सपीरियंस करते हैं, तो इससे समझना बहुत ही हमारे लिए ईजी है। अब जब सीसो की बात करते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, क्या ये लोड है, ये एफर्ट लग रहा है, ये फलक्रम है, क्या ये देख पा रहे हो आप? इसी हिसाब से हम लोग मशीन्स को डिफाइन, लिवर्स को डिफाइन कर देंगे। फलक्रम क्या होता है सर? जहां से पॉइंट पिवटेड होगा। प्रिंसिपल ऑफ लिवर क्या बोलता है? वो कहता है कि भैया जो लोड का मोमेंट है, टॉर्क है, मतलब जो टॉर्क ऑफ फलक्रम है, वो टॉर्क ऑफ लोड से, जो लोड के अबाउट जो है, मतलब टॉर्क अबाउट द लोड, लोड का जो टॉर्क है वो बराबर हो जाएगा हमारे एफर्ट टॉर्क के। ये भाई बिल्कुल वही बात है जो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ते आए हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, बस नया क्या है, वो है लिवर्स के टाइप। लेकिन उसके पहले यहां भी वही है भाई कि मैकेनिकल एडवांटेज इज व्हाट सर? इट इज व्हाट? इट इज एफ। यू कैन सी एफ इज व्हाट? एफर्ट आर्म। एंड बी एफ इज व्हाट? लोड आर्म। अब तीन तरह से होगा भैया। एक हमारे पास दोनों बराबर होगा तो एम ए 1, एम ए की वैल्यू 1, कहा था दोनों बराबर है तो एम ए 1। एफर्ट आर्म अगर छोटा है, लोड आर्म अगर बड़ा है तो एम ए लेस देन 1, और अगर उसका उल्टा है तो लोड ग्रेटर देन 1। अब इसके बेसिस पे डिफाइन हो जाएंगे हमारे पास तीन क्लास ऑफ लिवर। आपको कैसे याद रखना है? आपको बस याद रखना है इसमें एफ, एल और ई याद रखना है। फ्ली, फ्ली याद रखना है आपको, एफ एल ई। अगर आपको एफ एल ई याद रहेगा तो आपके लिए बहुत सिंपल है। कैसे 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 कहना क्या चाहते हैं आप? सर पूरा सब कुछ पढ़ाएंगे नहीं, नहीं, इस तीन बार समझ जाओगे, सब आपको लिवर के बारे में सब कुछ आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस तीन चीज को याद कर लो, एफ एल ई। सर एफ क्या है? एफ फलक्रम है। अगर फलक्रम बीच में है, ये वो चीजें हैं जो बीच में है, ठीक है। फॉर फर्स्ट टाइप ऑफ लिवर, फॉर फर्स्ट क्लास ऑफ लिवर, तो क्लास 1 के लिए जो फलक्रम होता है वो बीच में होता है। जो फलक्रम होता है वो बीच में होता है, कहीं भी लगाओ लोड, कहीं भी लगाओ एफर्ट। मैंने क्या कहा? फॉर फर्स्ट क्लास ऑफ लिवर द फलक्रम इज एट सेंटर,
कहीं भी लगाओ लोड, कहीं भी लगाओ effort. So effort and load can be at any point of application, but fulcrum has to be anywhere in between them. It's not just at the midpoint, it can anywhere in between them. कहीं भी हो सकता है वो. Fulcrum can shift here, but it should be before load. Fulcrum can shift here, it should be before effort. लेकिन वो रहे इनके कहीं ना कहीं बीच में. क्या समझ गए भैया? क्या समझ रहे हो इस बेसिक कहानी को? एफर्ट और लोड की कहानी जो हमने है आपको सुनानी, क्या आप ये समझ रहे हो कि अगर फुलक्रम बीच में है तो इट इज व्हाट? टाइप 1 या क्लास 1 ऑफ द लिवर. बहुत इजी है, बहुत इजी है. क्या पहला बात समझ में आ रही है भाई? ओके ओके, चलो अब चलते हैं क्लास 2 के लिए. अच्छा, एक बार पहले इसकी डिस्कशन में कर लेते हैं आगे. भैया ऐसे में MA और VR हमेशा कैन बी हैविंग एनी वैल्यू. फॉर क्लास 1 MA एंड VR 1 भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन 1 भी हो सकते हैं और लेस देन 1 हो सकते हैं. क्लास 1 ही ऐसा हमारे पास लिवर है. क्वेश्चन आता है, क्लास 1 ही एक ऐसा लिवर है जिसकी वैल्यूज तीनों हो सकती हैं, 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1. ओके, लेस देन 1, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1. ओके, बात करते हैं क्लास 2 की. मैंने क्या कहा था आपसे? FLE. दोबारा से FLE. अब कहां पर आ गया सर हम लोग? L पे आ गए. L पे आ गए तो मतलब क्लास 2. अगर लोड बीच में आ गया, अगर लोड बीच में आ गया तो क्या बन जाएगा? क्लास 2 लीवर. ये तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि भाई जो बीच में है ये वो लिखा हुआ है. क्लास 1 में F बीच में था, क्लास 2 में L बीच में होगा और क्लास 3 में E बीच में होगा. अगर लोड बीच में आ गया और कहीं भी फुलक्रम, कहीं भी एफर्ट, दैट इज व्हाट इज डिफाइंड एज हमारे पास क्लास 2 लिवर. MA एंड VR आर ऑलवेज मोर देन 1. अब यहाँ पे लिमिटेशंस हैं, हमेशा MA और VR यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब दिस विल वर्क इन द कंडीशंस ऑफ जो हमारे पास एसएमएस होता है ना, स्पीड मल्टीप्लायर वाला, बिल्कुल वैसे ही. ठीक है, ओके. MA फॉर एग्जांपल देख चलो, एग्जांपल देख चलो. ठीक है, जैसे क्लास 1 के एग्जांपल में सीसॉ था, देख रहे थे हम. क्लास 2 के एग्जांपल में यहाँ पर ये देखो, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो तो यू मस्ट हैव सीन दिस कार्ट. अभी हियर व्हाट यू कैन सी व्हील बैरो, ये सब देख रहे हो कि यार ये जो पॉइंट है ये फिक्स है. ठीक है, तो हमारे पास जो फुलक्रम है वो तो आगे है. सर इसके अंदर सामान रखेंगे, मतलब सामान यहाँ रखेंगे, मतलब लोड तो इसके अंदर जाएगा. और सर यहाँ से इसको पुल करेंगे या पुश करेंगे तो एफर्ट यहाँ पे लगाएंगे. तो फुलक्रम किनारे हो गया है, लोड बीच में आ गया है, लोड बीच में आ गया है और एफर्ट एक किनारे हो गया है. दैट इज व्हाट इज डिफाइंड एज क्लास 2 लिवर. तो क्लास 2 में हमेशा MA और VR हमारा मोर देन 1 होगा. स्पीड मल्टीप्लायर देखा होगा हम लोगों ने, बहुत तेज और धीमे चला सकते हैं उसको, हमें बहुत दिक्कत नहीं होती है. और एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एज वेल. क्यों? व्हाई फोर्स मल्टीप्लायर सर? ध्यान समझो कि यार बहुत ज्यादा हमने इसमें सामान रखा है, बट हमारे लिए इसको पुल पुश करना बहुत इजी है. दैट इज वाई वी कॉल इट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि यहां पर जितना भी सामान रख दो इसके लिए इट्स वेरी इजी फॉर अस टू मूव दिस कार्ट. भले अंदर 50 किलो क्यों ना हो. देखा होगा आपने, अगर ट्रेन में सफर करा ही होगा आपने, अगर क्या, तो जहां पे वो सामान रखते हैं वहां पे देखा होगा मालगाड़ियों में, वो जो कैरी करने के लिए प्लेटफॉर्म पे डिवाइस होती है, उसमें बहुत सारा इसी तरह का डिवाइस को यूज करते हैं. पर लंबे लंबे ट्रैक्स पे हम लोग उसको लंबे लंबे यूज एरियाज में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसको फिर इजिली हम लोग ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस. तो दैट इज क्लास 2 लीवर फोर्स मल्टीप्लायर. क्लास 3 एफर्ट टाइम इज ऑलवेज लॉन्गर देन हमारे पास लोड आर्म. जैसे कि हम लोग फिश को हंट करते हैं. अब इसमें क्या होगा? देखो FLE, मैंने क्या कहा था? FLE. अब यहाँ पे एफर्ट बीच में होगा हमारा, एफर्ट हमारा बीच में होगा इसमें. अगर एफर्ट बीच में है, FLE के केस में एफर्ट बीच में है, दैट इज व्हाट? क्लास 3 लीवर. सर अब फुलक्रम और लोड को इंटरचेंज कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है. एफर्ट हमारे पास बस बीच में होना चाहिए. जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे पास मछली पकड़ी जा रही है भाई. अब यहाँ पे देखो, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, आगे ना, दैट इज व्हाट इज क्लास 3 लीवर. क्या समझ आ गया भाई? क्लास 1, 2 और 3 क्या आपको समझ आ रहा है? डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है बच्चों कहीं पे भी? बता दो मुझे. कितने टाइम का वीडियो हो गया हमारा? 40 मिनट्स होने वाले हैं, अबाउट 40 मिनट्स. 39 39.40 पे हम लोग हैं. छोटा सा ब्रेक एरर आ गया था, तो हमको उसको हटाना पड़ेगा. ओके, चलो. तो इज इट ऑल ओके विद यू कि क्लास 1, 2 और 3 ऑफ लिवर समझ आ रहा है आपको? तो आगे चले भाई. अच्छा हाँ, यहाँ पे जो MA और VR है भाई, वो लेस देन 1 होगा.
MA और VR जो है वो हमारा लेस देन 1 होगा, ठीक है? ओके, इसको हम लोग स्पीड मल्टीप्लायर बोलते हैं। बेटर टू से शायद मैंने आपको पहले उसमें क्लास 3 बोल दिया था स्पीड मल्टीप्लायर, एक्चुअली वो फोर्स मल्टीप्लायर है। और दिस इज द स्पीड मल्टीप्लायर। व्हिच वन सर? व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लास 3 लीवर। क्लास 3 लीवर इज व्हिच वन सर? क्लास 3 लीवर कौन सा है सर? क्लास 3 लीवर वो है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं एफर्ट के बीच में आने पे, जैसे हम बात कर रहे हैं एफर्ट के बीच में आने की, दैट इज आर क्लास 3 लीवर। सर क्लास 1 क्या था सर? फुलक्रम बीच में था। ओके, क्लास 2 कौन सा हुआ? एफ एल ई। एल एल मतलब लोड बीच में आ गया। ओके, और सर थर्ड वाला एफ एल ई, ई मतलब एफर्ट बीच में आ गया, तो एफ एल ई। ओके सर, क्लास 1 का मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, और ग्रेटर देन हो सकता है। हमने कहा अच्छा ओके। क्लास 2 के लिए हमने पढ़ा सर वो तो ग्रेटर देन 1 होगा, तो फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा। हाँ जी। और सर ये लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये स्पीड मल्टीप्लायर हो जाएगा। अरे सर रिकॉल भी हो गया सर इतनी जल्दी, इतना ही इजी था ये। हाँ की ना? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। हम लोग इसको इन आवर लैंग्वेज वी कॉल इट एज क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। ओके, इजी 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 इजी, और इजी समझना है आपको? कहना है मेक अ राइम आउट ऑफ इट। क्लास 1 के लिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 में क्या था? फलक्रम बीच में था एफर्ट और लोड। लोड, लोड से वी कैन मेक समथिंग, खोद, लोड। ओके, सड़क बनने के पहले ही सरकार देती है उसे खोद। पहले क्यों? बाद में रखेंगे ना। हाँ, तो ऐसा कुछ, सड़क बनने के बाद सरकार देती है उसे खोद, क्लास 1 लीवर में फलक्रम बीच में, एक तरफ एफर्ट दूसरी तरफ लोड। इतना क्यों है याद करना आपको? एफएल ही याद कर लो और इजी पड़ेगा। सर सिंपल है? हाँ जी सर सिंपल है। चलिए, क्लास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ह्यूमन बॉडी में क्या ऐसे एग्जांपल है? हाँ सर, हमारे का जो नॉडिंग का एग्जांपल है वो यही है। नॉडिंग, नॉडी नहीं, नॉडिंग। फलक्रम हमारा ये फिक्स पार्ट है ना, हम नोट कर रहे हैं। सर इधर हम लोग एफर्ट लगाते हैं, और ये हमारा पार्ट जो है दिस इज व्हाट लोड, दिस होल इज लोड। ये हमारा फिक्स पॉइंट, दिस इज व्हाट फुलक्रम, द बोन ऑफ इट, स्पाइन वाली हमारी। और ये हमारे पास इधर से एफर्ट हम लगाते हैं। सर और कोई एग्जांपल है? क्लास 2 का भी कोई एग्जांपल? हाँ जी सर, क्लास 2 का भी है। जैसे कि हमारे पास हाई हील्स, हील्स टोस देखो यार क्या होता है। अब अगर हम लोग अपनी हील को लिफ्ट कर रहे हैं तो टो हमारे लिए फिक्स है, तो टो हो गया फुलक्रम। इधर से हमारा पैर नीचे है और ऊपर हम लोग खींच रहे हैं, तो ये हमारा एफर्ट। और इधर से हमारा लोड, जो मास है वो तो नीचे ही खींच रहा है ना, ग्रेविटी नीचे लग रही है ना यार। तो लोड नीचे, ये फिक्स पॉइंट, ऊपर हम लोग मूवमेंट के लिए लगाएंगे एफर्ट। बहुत स्ट्रेन आता है हमारे पास, हमारे जो मसल्स होती हैं उसमें, पैर की उसमें। क्लास 3 लेवल भी है। हाँ जी सर, अगर मैं अपने हैंड्स में जैसे लेट्स से मैं बाइसेप करता हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया सर? ये हमारा हो गया फुलक्रम। हाँ कि ना? ये हमारा हो गया फुलक्रम। इधर क्या है सर? इधर है लोड, और इधर से हम लोग लगा रहे हैं उसमें एफर्ट, दैट इज आर क्लास 3 लीवर रेजिंग अ लोड बाय द फोर आर्म। सर लास्ट टॉपिक बचा है हमारे पास में, पुली। अब पुली में कुछ फिक्स है और कुछ मूवेबल है, बट पुली का वर्क क्या होता है इन जनरल? यार पुली ना हमको करती है बड़े बड़े हैवी मासेस को इजिली लिफ्ट करने में हेल्प। तो ये मेन वर्क है हमारे पास, हमारे पुली का। ठीक है, ओके। ये हमारा मेन वर्क है पुली का। सर क्या वर्क है? कि हम इससे हैवी लोड्स को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं। हैवी हैवी लोड्स को देखा होगा आपने, जो जब कंस्ट्रक्शन साइट आप कभी गए हो कंस्ट्रक्शन के पास, तो देखा होगा बड़े ब्लॉक्स या फिर रेलवे के बड़े बड़े ब्लॉक्स को रखा जाता है, उठाया जाता है। जो ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं बड़े बड़े कंटेनर्स, उनको शिप्स में रखने के लिए बड़े बड़ी मशीन्स का यूज किया जाता है। देखा होगा पुली होती है, पुली सिस्टम की वजह से उसको अपलिफ्ट करते हैं, टिंग 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 टिंग, फिर इसको रखा जाता है, टिंग 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 टिंग। पुलिस आर द व्हाट, द मैकेनिज्म
composed of wheel and rope used to lift the heavy objects onto tall heights. Sir, क्या बात है sir? What is pulley? Pulley is a combination of wheel and rope which is used to lift the heavy object onto the tall heights. ऊपर तक उठाने के लिए उसको यूज करते हैं. ठीक है. ओके. वह एक राइम बना यार, बहुत बढ़िया. भाई हनी सिंह का गाना है. भाई भाई सुनना, ध्यान सुनना. बनना है, बनना है, बनना है, बनना है, बनना है, बनना है भाई, बनना है, बनना है. ओके. So pulley, how you can define pulley is very easy. Remember this कि हनी सिंह का गाना है हाई हील्स और डोप शो. जब भी आपको हैवी मास उठाना हो, यूज अ व्हील एंड रोप विच इज कंसिस्ट ऑफ पुली. पुली पुली इसको और राइम करते हैं, और राइम करते हैं, और राइम करते हैं. हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है. तो हनी सिंह का गाना है हाई हील्स एंड डोप शो. We pull up the heavy masses with the help of wheel and rope. Dope shop rope. I am trying to sync between rope and dope shop. Rope and shop. हनी सिंह का गाना है high heels. हनी सिंह का गाना है high heels and dope shop. Pulley helps to uplift the heavy masses with the help of wheel and rope. How is it? Not well? Not well? Chalo, we'll try to make it further. Block and tackle system is the first part of the pulley. पुली का पहला जो पार्ट है इट इज ब्लॉक एंड टैकल. ब्लॉक क्या है, टैकल क्या है, इसको समझ लो भैया. हल्दी सिंह का गाना तो नहीं आएगा, लेकिन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम को सॉल्व कर जरूर आ जाएगा. ब्लॉक, ब्लॉक वो मासेस, टैकल द कॉम्बिनेशन ऑफ द रोप्स. ठीक है. तो what is block? A single pulley or the combination of two or more pulleys fixed in a frame is called block. Tackle, the string, the string, the string that we are using, the string that we are using winds around the pulley in different blocks is known as tackle. That is like a block and tackle. Single pulley or combination of two or more pulley fixed in a frame. Two or more pulley fixed in a frame is called ब्लॉक. और उससे जो वायर थ्रेड जा रहे हैं दैट इज व्हाट, टैकल, रोप और चेन. ओके. अब इसके टाइप्स हैं बच्चों. जैसे कि पहला है हमारे पास सिंगल फिक्स, बहुत सिंपल है. अच्छा, पुली के लिए आपको एफबीडी बनाना चाहिए. अगर एफबीडी बनाना आता है बहुत इजी हो जाएगा. एफबीडी क्या होती है सर? सर यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि ये एक ब्लॉक है, यहाँ से एक हुक निकला है, ये हुक इसमें फंस गया है. तो ये तो एक हमारे पास ये व्हील टाइप का दिख रहा है हमको. हाँ कि ना सर? ये तो व्हील है, ये जो व्हील है ये घूमेगा, लेकिन सर ये ना तो ऊपर जा पाएगा ना नीचे जा पाएगा, क्योंकि ये फिक्स है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज फिक्स पुली. अच्छा, ओके, समझ आ गया. सर यहाँ से एक लोड लटका हुआ है, इस लोड पे नीचे की तरफ हमारे पास इसका वेट लगेगा विच इज व्हाट, mg. हमने कहा हाँ, लेकिन सर ऊपर की तरफ क्या लगेगा? सर ऊपर की तरफ, क्योंकि ये एक एक्शन फोर्स है, तो अगर स्ट्रिंग को इंटैक्ट रहना है तो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूलर मासेस इसको कंस्ट्रेन करके रखें कि ये टूट ना जाए. तो उनके बीच में बहुत ज्यादा टेंशन है. क्या है? बहुत ज्यादा टेंशन है. तो ऊपर लगेगा यहाँ पे एक टेंशन फोर्स. क्या लगेगा भाई? टेंशन फोर्स. तो बेसिकली इसको, लोड को, ये टेंशन टी, टेंशन का सिंबल होता है बच्चों, टी बैलेंस कर रहा होगा. और वहीं पर हम लोग इधर से क्या लगा रहे हैं? इधर से हम लगा रहे हैं इस पे एफर्ट. क्या लगा रहे हैं? एफर्ट. और समझने वाली बात क्या है कि यार जितना हम लोग इस पुली को नीचे खींचेंगे, मतलब जितना हम लोग का ये वायर नीचे आएगा या थ्रेड नीचे आएगा या रोप नीचे आएगा, उतना ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि और कोई तो है ही नहीं कनेक्शन यहाँ पे. मान लो मैंने इसको 2 मीटर नीचे खींचा, ये 2 मीटर वायर नीचे आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 मीटर लोड ऊपर चला जाएगा. आगे ना, लोड कहीं यहाँ पर आ जाएगा 2 मीटर में. समझे क्या? समझे क्या? दैट इज व्हाट इज सिंगल फिक्स्ड पुली. सर कहने का मतलब क्या है? इसमें जो लोड है, मैंने बताया आपको बच्चों, जो लोड है वो एक टेंशन से बैलेंस हो रहा है. हाँ जी सर. जो लोड है नीचे वो एक टेंशन से बैलेंस हो रहा है. हाँ जी. लेकिन जो एफर्ट लग रहा है उसके लिए तो भाई ये
जो हमारी स्प्रिंग है खींच रही है, तो वो भी तो एक टेंशन से बैलेंस हो रही है। जो एफर्ट है वो भी टेंशन ऊपर, लोड नीचे, एफर्ट नीचे। तो ऊपर वाला लोड इधर, बैलेंसिंग कंडीशन क्या बनेगी भाई, जब इधर पे लगने वाला फोर्स, इधर वाला लोड, इधर वाले टेंशन को बैलेंस करे, तो जो लोड है वो टेंशन के बराबर, जो एल है वो टी के बराबर, बैलेंसिंग द फोर्सेस। अदरवाइज तो भाई हम लोग कैसे इक्विट करेंगे इसको। और यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, नीचे कौन सा, एफर्ट, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन। तो अगर हम लोग इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना चाहें, हो जाता है कि लोड अपॉन एफर्ट, तो टी अपॉन टी कट जाने वाला है। अगर टी अपॉन टी कट जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। और वहीं वेलोसिटी रेशियो निकालें तो भाई जितना ये इधर आ रहा है उतना ही ये ऊपर आ रहा है, मतलब जितना हमारे पास इसमें एफर्ट आर्म है वही हमारे पास लोड आर्म के बराबर है। तो लोड आर्म और एफर्ट आर्म भी बराबर है, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएंगी सर, 1 हो जाएंगी। बहुत सिंपल, सिंगल फिक्स पुली आ गई। सर क्या मूवेबल पुली भी होती है? हाँ जी। जैसे यहाँ पे देखो, अब ये पुली इस थ्रेड से तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पर ये मूव कर सकती है, ये ऊपर और नीचे हो सकती है। सर इसको कैसे करेंगे? सर यहाँ पे तो सिंगल फिक्स पुली है। सर अगर ये यहाँ से बाइंड है, यहाँ से बाइंड है, और यहाँ से ये नीचे आ रही है, फिर ये ऐसे ऊपर जा रही है, तो हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप ये बता दें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी हमको। हमने कहा ठीक है समझिए, हमने कहा देखिए ये लोड है, ये तो लग रहा है डाउनवर्ड, लेकिन इस पूरी को बैलेंस करने के लिए एक टेंशन इधर भी लग रहा है और एक टेंशन इधर भी लग रहा है। लेकिन सर ये दो सिर्फ टेंशन के लोड को बैलेंस कर रहे हैं, इस बात को समझो, जो ध्यान से देखो तो हाँ, जो नीचे लोड है इसको ऊपर की तरफ दो टेंशन मिलके बैलेंस कर रहे हैं, तो नीचे एफर्ट हो गया और ऊपर हमारे पास दो टेंशन। तो एक लोड के लिए अभी दो टेंशन, एक लोड नीचे लेकिन दो टेंशन ऊपर, तो लोड को बैलेंस कर रहे हैं दोनों के दोनों टेंशन मिलके, दैट इज 2t। लेकिन सर क्योंकि एफर्ट भी तो लग रहा है और एफर्ट भी तो एक टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा, हाँ जी, तो एफर्ट किसके बराबर, एक टी के बराबर। अब अगर डिवाइड करके देखोगे आप एम ए के लिए लोड अपॉन एफर्ट को, तो लोड की वैल्यू कितनी है 2t, और एफर्ट की वैल्यू है टी, टी से टी तो कट जाएगा लेकिन ये 2 रह जाएगा भाई। तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 2, मतलब कहने का मतलब है फॉर सिंगल मूवेबल पुली द मैकेनिकल एडवांटेज इज 2 एंड द वेलोसिटी रेशियो इज आल्सो 2, क्योंकि डिवाइड करोगे आप इनको तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। सो इसका मतलब क्या है वेलोसिटी रेशियो को, थोड़ा ये समझाइए। हमने कहा कि भाई अगर हम इसको ऊपर खींचेंगे तो कुछ रोप का पार्ट इधर से ऊपर आएगा और कुछ रोप का पार्ट इधर से ऊपर आएगा, क्योंकि इसको अब तो दोनों तरफ से ऊपर आना है ना। इसको एक तो रोप है नहीं, एक रोप होने का मतलब क्या है समझना, यहाँ पर जब इस व्हील को ऊपर आना होगा, ऊपर खींचेंगे तो इधर से भी कुछ कम होगा, इधर से भी कुछ कम होगा, तो इन दोनों को ये लोड बैलेंस कर रहा है। तो जब हमारे पास वेलोसिटी रेशियो, मतलब जब ये 2 पार्ट ऊपर आएगा, जब ये 2 पार्ट ऊपर आएगा तो ये 1 पार्ट आएगा और ये 1 पार्ट आएगा, दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग बैलेंस्ड एज वीआर इज इक्वल्स टू 2। single movable pulley act as a force multiplier, it help us to ease up the forces। ऐसे ही क्या अगर हम लोग डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं इसमें, हाँ जी। अगर एक फिक्स पुली और एक मूवेबल पुली ले लो तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ से ये पुली का वायर निकलेगा, यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से नीचे मुड़ जाएगा, क्योंकि सर इस केस में इसको ऊपर खींचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या एक और पुली लगा के इसको नीचे की तरफ खींचा जाए तो भाई ये और आसानी से ऊपर आ जाएगा, हमारे लिए और ईजी हो जाएगा। जितनी ज्यादा पुली उतना अच्छा है हमारे लिए किसी भी मास को ऊपर खींचना। देखो ध्यान से लिखा हुआ है, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज व्हाट हैपन व्हेन अ हैवी लोड इज टू बी लिफ्टेड और शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी रिक्वायर अ पुली सिस्टम ऑफ ma ग्रेटर देन 2। मतलब जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 या 2 से ज्यादा हो, जनरली ज्यादा हो तो बेटर है। सिंगल मूवेबल पुली इज नॉट इनफ भाई, सिंगल मूवेबल पुली बहुत हैवी मास के ऊपर लेके नहीं जा सकती है, इसीलिए हम लोग मल्टीपल पुली का यूज करते हैं। देख लो ध्यान से कितना इजी हो जाएगा इसको ऊपर ले जाना, बिल्कुल एकदम स्मूथली इसको नीचे खींचेंगे और अपने आप ये ऊपर चला जाएगा। ओके, दैट इज व्हाई वी यूज द मल्टीपल मूवेबल पुलीज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पुलीज देन यूज्ड। अब सर इस केस में एमए और वीआर कैसे कैसे निकाला जाए? बहुत सिंपल तरीका है भाई, एक बेसिक सा फॉर्मूला है एमए और वीआर निकालने का। मान लो कि हमारे इस कॉम्बिनेशन में एन मूवेबल पुली है, ध्यान से यार बच्चे ये गलती कर देते हैं, वो एन टोटल नंबर ऑफ पुली मान लेते हैं, नहीं, एन मूवेबल है, फिक्स को हटा दो, यहां से सिर्फ मूवेबल देखेंगे। जैसे इस केस में दिस वन इज फिक्स्ड, बाकी थ्रेड यहां पे आया ये भी ऊपर सकती है, थ्रेड यहां पे आया ये भी ऊपर सकती है, थ्रेड यहां से कनेक्ट हुआ ये भी ऊपर सकती है, तो यहाँ पे ये तीनों ही ऊपर सकती है, तो मतलब 3 आर द नंबर ऑफ एन मूवेबल पुली। तो हमें करना क्या है, अगर हमको इनका एमए और वीआर निकालना है तो बस 2 की पावर में इसको रख देना है, एन की वैल्यू को, एन की वैल्यू 3
थी, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 8 हो जाएगा और वेलोसिटी रेशियो भी 8 हो जाएगा। सर कितना ही ईजी हो जाएगा लोड को ऊपर करना। इस बेचारे को लोड को ऊपर लाने के लिए तीन तीन मूवल पुली हेल्प कर रही है और तीनों ऊपर आ रही होंगी और फोर्स लगाना कितना ईजी हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज इज very high, you can see greater than 2 and it is very convenient for us to uplift the mass। इसका मतलब है ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगा। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारी पुली हो जो कि एक ही टैकल में हो, एक ही टैकल मतलब है एक ही ब्लॉक में फिक्स हो, तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बोलते हैं हम लोग इसको। अब इस केस में अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो n के बराबर होगा हमारे पास। n क्या होगा इसमें सर? टोटल नंबर ऑफ पुलीज यूज्ड इन बोथ द ब्लॉक एंड इज n। टोटल नंबर यहाँ पे क्या है? टोटल नंबर। and the effort is being applied in the downward direction, then the tension in the n segment of the string is supposed, therefore we have ma as 1। n है भाई, अब ये 2 की पावर n नहीं है। ये कौन सा सिस्टम है? इधर यहाँ पे देखो, यहाँ पर we had different systems, different pulleys blocked together और एक के नीचे एक नहीं थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूजिंग वन फिक्स एंड अदर आर मूवेबल। अब यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर देयर कुड बी मोर देन वन फिक्स एंड मोर देन वन वेरिएबल और मूवेबल। जैसे यहाँ पर देखो, अभी ये दोनों जो हैं दीज टू आर फिक्स्ड वेयर दीज टू आर मूवेबल। हमें क्या देखना है? टोटल नंबर ऑफ पुलिस की वर्क करेंगे। तो एम ए निकालने के लिए सिर्फ एन का यूज करेंगे हम लोग और हमारा आंसर आ जाएगा। और वी आर के लिए भी सेम हम लोग एन यूज करेंगे। दैट हाउ वी गेट द आंसर फॉर द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। दैट इज अबाउट द होल चैप्टर। एक बार बस पुली वाले क्वेश्चन लगा लीजिए भाई, 2 की पावर n और n वाले, क्योंकि उस पे क्वेश्चन आता है और बनाने के लिए भी आता है। द लास्ट दैट वी स्टडीड कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज 5 है तो हमें 5 पुली बनानी पड़ेंगी 3 और 2 के रेशियो में। 6 है तो 3 और 3 के रेशियो में। ये क्वेश्चन आते हैं। हाउ टू कन्वर्ट देम, हाउ टू सॉल्व देम, ये मैंने आपको कराए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। प्लीज उससे एक बार बस क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लो अपनी अच्छे से एंड यू आर गुड एंड सेट फॉर द एग्जामिनेशन। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा एग्जाम करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई कैन एश्योर यू, अगर आपने अपने बेसिक्स और थ्योरी वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया। प्रैक्टिस में पीवाईक्यूज भाई जरूर करने हैं अपने को अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। और कोई भी एक बुक जो फॉलो कर रहे हो, आई होप आपने कोई ना कोई बुक तो भी लगा ली होगी। आई एम वेरी श्योर कि आपने इतना तो करा होगा भाई। मेरे बच्चे, अगर अच्छा करना है तो एक बुक पूरी लगानी पड़ेगी आपको। 95 90s की रेंज में जाना है तो इट इज मस्ट। पीवाईक्यू इज द नेक्स्ट स्टेप। बाकी पढ़ो अच्छे से फॉलो करो। अगर अच्छा लग रहा हो तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। वी आर very hungry for your love and support. Keep supporting, keep helping. We'll meet you in the next video. Tata, bye bye, see you all.